बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, यही रिक्वेस्ट कि आप देखें कि ये ईद जो है वो भी आने वाली है और ईद जो है ये हमें कुर्बानी और इम्तिहान उसका वाक़या जो हुआ प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो ये टाइम दोबारा आ गया है ईद का। तो अब ये देखें कि ये जो करंट जो क्राइसिस है ये भी हमारा इम्तिहान ही है। जिस तरीके से प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उन पे जब ये इम्तिहान आया तो किस तरीके से जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो है वो उन्होंने जो अल्लाह ताला ने कहा उसको पूरा किया। तो अब ये वबा जो है ये अगर इम्तिहान है हमारा, तो इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से ही ताकत मांगनी है और अल्लाह ताला जो है ये वबा और इम्तिहान जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर दे और हमें इस इम्तिहान में सुरखरू कर दे। इसके लिए ताकत जो है इम्तिहान में सब्र और ताकत ये भी अल्लाह ताला से ही मांगनी है। और अल्लाह ताला से मांगने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नमाज़ पढ़ना। तो नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह करम करे तो फिर आगे उससे आगे तहज्जुद की बात भी करें। और तहज्जुद जो है उसके मुतालिक तो ये कहा जाता है कि ये वो ऐसा वक्त है कि जब बात जो है बिल्कुल सीधी निकलती है। क्योंकि आपको भी स्टूडेंट ये पता है ये तहज्जुद का जो टाइम होता है उसमें अगर दुनिया में भी अगर मशगूल हैं तो ये टाइम ऐसा है कि मशगूल होने के बाद थक कर इस टाइम हम सो जाते हैं। और अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई तकलीफ़ होती है, रात को तकलीफ़ है, सोया नहीं जा रहा, तो तकलीफ़ से भी थक के इस टाइम पे उसको नींद आ ही जाती है। अब आप ये खुद ही गौर करें कि ये जो वक्त है कि जब सारे लोग सोए हुए हैं और उस टाइम देखें बिल्कुल सुकून होता है। अगर कोई एक अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है और दुआ कर रहा है और रो रहा है, खुद ही तो देखें ज़रा फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और ऐसा है भी सुन, ऐसा है भी तहज्जुद जो है उस टाइम बिल्कुल बाद ऐसा कनेक्शन हुआ होता है। अल्लाह ताला तो बिल्कुल वो कहा जाता है शारक से भी ज़्यादा करीब है। ये शारक जो है कहा जाता है ये जस्ट वो सिंबल के तौर पर है कि यानी अगर आप करीबी की बात करते हैं तो अल्लाह ताला से करीब कोई नहीं है। तो शारक जो है वो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे करीबी ही हिस्सा है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला के करीबी की अगर बात करते हैं, क़राबत की बात करते हैं, तो अल्लाह ताला से करीब कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये नमाज़ पढ़ें और कुरान पढ़ें, तर्जमा पढ़ें और अल्लाह करम करे तो तफसीर पढ़ें और वो जो इल्म हासिल हो उसके दुनिया में ज़िंदगी में अमल उसके मुताबिक करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें और अल्लाह ताला के बनाए कानून के तहत ज़िंदगी गुजारें। इम्तिहान चल रहा है तो जो क्वेश्चन जो सिलेबस है उसके मुताबिक ही हम तैयारी करते हैं और अच्छा टेस्ट दे सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने भी ये सारी बातें बताई हैं। कहाँ पे है? कुरान में लिखा हुआ है, शरीयत में हर चीज़ लिखी हुई है कि एक एक चीज़ जो है वो किस तरीके से अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही गुजारनी है। और वो सारी बातें डिटेल में शरीयत उसमें लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। तो स्टूडेंट जो है दुआ करें और अल्लाह ताला ये करम करे, अल्लाह ताला हमें हदायत अदा करे, गुनाहों से तौबा मांगे, हदायत मांगे, इस्तकामत मांगे, ईमान मांगे और ईमान पे ही ख़ात्मा मांगे। और अल्लाह करम करे कि इस इम्तिहान का एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो। और स्टूडेंट आपको पता है जब हम दुनिया का कोई इम्तिहान दे रहे होते हैं तो आखिरी क्वेश्चन जो होता है उसमें हम थक रहे होते हैं कि जी टाइम थोड़ा रह गया, थक भी रहे होते हैं। और उस टाइम जो हिम्मत कर रहा होता है, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं आखिरी क्वेश्चन में थक गए होते हैं। और वो जो स्टूडेंट बिल्कुल टेम्परामेंट में आखिर टाइम तक अगर पेपर अटैम्प्ट कर रहा था तो ताकत कितनी चाहिए होती है। तो वो जो आखिरी टाइम तक, आखिरी मिनट तक पेपर जो अच्छे तरीके से करता रहता है उसी का पेपर अच्छा होता है ना। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, करम करे कि ये इम्तिहान का हर सवाल, आखिरी सवाल तक अल्लाह ताला के बताए हुए इल्म के मुताबिक जो है वो हम ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, हमारा अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे ग्रेड आएँ, अल्लाह करम करे। अब ये जो है जिस तरह कुर्बानी की बात आ रही है तो उसमें क्या कहा जाता है कि ये खून और गोश्त नहीं जाता, ये आपका जो है नीयत जो है वो जाती है। तो अब जो है नीयत में यही है, अल्लाह करम करे, बात लंबी हो रही है तो लेकिन ये बातें जो हैं ये सारी चीज़ें
अब इस्लाम जो है एक बहुत प्यारा मज़हब है, इंसानियत जो है वो, ये हम कहते हैं कि इंसानियत अलग है तो इस्लाम अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम के अंदर ही सारी चीज़ें शामिल हैं। अब जो है हम इंसानियत को ऐसे महसूस होता है जैसे हम इस्लाम से अलग करी जा रहे हैं कि जी किसी का दिल ना दिखाओ, दिल ना दिखाओ, ये सारी बातें इस्लाम के अंदर ही मौजूद हैं। इसको जो है कई अलग कर रहे होते हैं कि जी कुछ भी हो जाए, जी नमाज का जैसे ऐसे कह रहे हैं कि जी उसका मसला कोई नहीं है, किसी का दिल ना दिखाओ, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। तो इसका मतलब एक तो कैटेगरी और बना रहे हैं और उसमें तवज्जो करवाने का दिल ना दिखाओ। भाई अल्लाह करम करे, नमाज भी पढ़ें, उसके साथ साथ जो है वो किसी का दिल ना दुखाएं। अलग अलग बातें अलग की जा रही हैं, अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि जी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं तो मैंने नहीं बताना। अजीब बातें, अल्लाह करम करे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है ये चैप्टर 4 के हम MCQs जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये MCQs बस थोड़े से रह गए, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आखिरी लास्ट चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे, अल्लाह करम करे। स्टूडेंट ये लेक्चर अपना चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इसके MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाए तो आखिरी चैप्टर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें MCQs जो है ये इजी MCQs हैं चैप्टर 4 के अंदर जो है। वैसे तो डेफिनेटली तैयारी हो तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो ये MCQs जो कुछ रह गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस ऑफ ई-कॉमर्स, और हमने MCQs डिस्कस करते हुए यही बात की है कि अगर क्वेश्चन बेटर तो ये है कि क्वेश्चन रीड किया जाए और क्वेश्चन रीड करने के साथ ही हमें उसके आंसर का पता चल जाए। तो ये तो इस बात की निशानी है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है कि आप ऑप्शन देखे बगैर ही जो है आप आंसर बता रहे हैं। लेकिन ये अब कुछ क्वेश्चन जिस तरह का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस ऑफ ई-कॉमर्स, तो अब जो है ये 4 ऑप्शन देखे बगैर जो है हम इसका आंसर नहीं दे सकते, तो इसलिए इसको ऑप्शंस को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल ये इसके अंदर कैटेगरी में आती है, इसकी सर्विस है वीडियो कॉन्फ्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर है कि ऐसा नहीं है, ये सारी ही ई-कॉमर्स की सर्विस ही हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दी फ्लाई बाय वायर सिस्टम। अब ये देखें ना, अब ये वो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप देखें कि इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आपको ये ऑप्शन जो है देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम किस में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें इस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो ये ऑप्शंस के बगैर ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और ये 2019 में ही आया हुआ है। ठीक है, अब किस में इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में, बिज़नेस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में या एयरलाइन में। ठीक है, तो अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो क्वेश्चन रीड करने से ही हमें पता चल गया होगा। तो अगर ना भी हो तो फिर ये मेडिकल फील्ड में नहीं है, बिज़नेस में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, तो एयरलाइन में है। तो एयरलाइन सिस्टम के अंदर फ्लाई बाय वायर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो है एयरलाइन की वर्किंग, एयरप्लेन की वर्किंग को डायरेक्टली सेंसर्स के ज़रिए या ग्राउंड स्टेशन की मदद से उसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस ऑफ कैम। अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड है इसकी एब्रीवेशन डेफिनेटली मिनिमम आपको ये पता होनी चाहिए। अब कैम का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके लिए भी हमें इसकी ऑप्शंस को देखना ही पड़ेगा, देखेंगे तो फिर हमें पता चल सकता है। इट इज़ यूज इन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, इट इम्प्रूव्स द efficiency of the manufacturing process, फिर it reduces the time of manufacturing, it helps in fulfilling customers need। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो अगर हम कैम यूज़ करते हैं तो वो हमें फैसिलिटी सर्विस नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका आंसर ए ही है कि यहाँ पे इट इज़ यूज इन इनफ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है डेफिनेटली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है उसके ज़रिए कोई भी प्रोडक्ट को अगर हमने डिज़ाइन किया होता है तो उसकी आउटपुट कैम की इनपुट बन जाती है। ठीक है, उसके अंदर भी जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि अगर आप कोई उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ए ऑप्शन जो है वही इसका आंसर है कि जी इन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग जो है इसमें नहीं है, फ्लेक्सिबल है, आप कर सकते हैं चेंज, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स किया जा सकता है। मेजर तो यही है कि कंप्यूटर डिज़ाइन के ज़रिए डिज़ाइन किया गया है,
उसी के अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इन कंप्यूटर सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें ये शामिल हैं। अब ये भी हमें ऑप्शंस देखेंगे तो पता चलेगा। इट इज़ सेफर टू रन अ सिमुलेशन, इट इज़ इकोनॉमिकल, सिस्टम्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका डेफिनेटली सेफ़र है कि अगर रियल एनवायरनमेंट अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो सेफ़र ही है। डेफिनेटली इसमें कॉस्ट कम आ रही है अगर हमने रियल जो एनवायरनमेंट जो है उसके साथ अटैच है। सिस्टम जो है जो भी वर्किंग है वो हमें स्क्रीन, नॉर्मली स्क्रीन भी हैं इसके अंदर, इसके ज़रिए हम इसको देख सकते हैं, इसकी वर्किंग को मॉनिटर किया जा सकता है। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। मोस्टली रोबोट्स आर यूज इन, अब रोबोट्स अगर इन जनरल बात की जाए तो हर फील्ड में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह रोबोट का टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो फिर ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। कुकिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, टीचिंग में, फार्मिंग में। तो नॉर्मली अब ये यहाँ पर आता है क्योंकि स्टूडेंट बात ये होती है कि जो भी MCQ जो होता है ना, जो भी क्वेश्चन है उसके साथ एक और चीज़ भी अटैच होती है, वो होता है हमारा लेवल, कि किस लेवल में कौन सी डिग्री जो है वो हम उसकी स्टडी हासिल कर रहे हैं, कौन से लेवल पे हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अब वो जो क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर है या क्वेश्चन है, उसको उसी लेवल के हवाले से ही कंसिडर किया जाता है। अगर डेफिनेटली अगर आप रोबोट्स को अगर देखते हैं, हमने भी डिटेल में खैर पढ़ा ही था, आगे अगली डिग्री में जाते हैं तो हो सकता है कि ये इसकी 4 ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे लेवल पे बी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें तो ये इस्तेमाल शुरू से ही किया जा रहा है, ठीक है। अब तो डिफरेंट फील्ड्स में भी है, लेकिन इसका आंसर जो है अपने लेवल के हवाले से, डिग्री के हवाले से हम बी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर इन विच एरिया, ठीक है। अब ये सिमिलर ही है तो, लेकिन ये वर्डिंग जो है थोड़ी चेंज हो जाती है, और वर्डिंग चेंज करके भी बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब ये है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है। तो यही वही बात है, कुकिंग, मार्केटिंग, टीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऑप्शंस फ़र्क हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन की वर्डिंग का फ़र्क है। तो हमारे पास किस में आ जाएगा? ये डी ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। रोबोट्स आर यूज टू परफॉर्म, अब ये जो है क्वेश्चन को रीड करके हमें इसका आंसर पता नहीं चल सका, तो इसकी वजह से हमें इसके जो ऑप्शंस हैं उसी को ही देखना पड़ेगा कि रोबोट जो है किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डेंजरस टास्क करने के लिए, रिपीटेटिव टास्क जो है, एक्यूरेट टास्क, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अब ये अगर हम देखते हैं MCQ का, डेफिनेटली बाकी क्वेश्चंस के हवाले से हमें आसानी मिलती है कि एक तो ऑप्शंस मिल जाती हैं, ऑप्शंस में से सिलेक्शन ही है, बजाय इसके कि आपको कोई सिलेक्शन प्रोवाइड ना की जाए और आपको कहा जाए कि आंसर आप बताएं और ऑप्शंस प्रोवाइड की हुई हैं तो उसमें से आंसर जो है उन्हीं 4 ऑप्शंस के अंदर ही आंसर है ना, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होता ही है। बहुत ही कम स्टूडेंट बोर्ड में ऐसा है कि कोई MCQ जो है वो क्वेश्चन रीड करके, उसकी ऑप्शन रीड करके भी हमें पता ना चल रहा हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन ही, ऑल ऑफ दीज है। कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल्स टू, अब कंप्यूटर जो है उसको हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या करने के लिए? तब इसके लिए भी हमें ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। मॉनिटर इल पेशेंट्स, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, स्कैन बॉडीज़ ऑफ पेशेंट्स, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अब जो है, जब भी ऐसा कोई MCQ होता है तो उसमें मैक्सिमम जो है, एवरेज मैक्सिमम जो आंसर जो है जो उसके साथ अटैच है वो ऑप्शन ठीक होती है कि मैक्सिमम जो है वो ऑप्शन जो आप समझते हैं कि ये तो मस्ट ही है, तो वो उसका आंसर। MCQ में ये भी होता है कि एक ज़्यादा ऑप्शन जो वो आंसर में आ रही होती हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट वन जो है, जो मोस्ट फेमिलियर है, जो अटैच है उस टॉपिक के साथ, वो आपने उसका आंसर लिखना होता है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब कंप्यूटर्स एट होम गिव सर्विसेज ऑफ, अगर होम एनवायरनमेंट में कंप्यूटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर जो है किस किस्म की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है,
तो अब जो है अगर ये डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़ाहिर है इसके आंसर जो हैं कितने निकलेंगे, लेकिन अब जो है MCQ है तो ये 4 ऑप्शंस के अंदर से ही जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, जो मोस्ट जो एक्यूरेट जो है वो ऑप्शन है, वो इसका आंसर आपने प्रोवाइड करना है। तो इसके MCQs ऑप्शंस कीपिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग बजट्स, वॉचिंग मूवीज़, ऑल ऑफ दीज। तो अब ये जो है ये सारे काम ही कंप्यूटर की मदद से घर में हम ये कर सकते हैं कंप्यूटर को यूज़ करके। तो इसकी आंसर जो है डी ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ थोड़े से बस रह गए। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, ये कुछ माइंड में आ गया, इसको देखते हैं जी। साइबर बैंकिंग, ऑफिस बैंकिंग, इंटरैक्टिव बैंकिंग, ग्लोबल बैंकिंग। तो क्या आंसर इसका होगा? ये साइबर बैंकिंग, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। ए ऑप्शन ट्रू आंसर है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अब ये MCQs जो हैं ख़त्म हो गए और यहीं पर हमारा जो चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट 50% में आपको बताया है कि 1, 2, 3, 4 और चैप्टर 8 जो है वो शामिल है। और चैप्टर 8 क्यों? क्योंकि आपको ये बताया था कि फ़र्स्ट ईयर के हवाले से प्रैक्टिकल तो आप सेकेंड ईयर के पेपर के बाद ही देंगे, लेकिन फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस के हवाले से 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड होता है, और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड। और ये बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 8 और 9 है। तो इसलिए एक चैप्टर जो टूल का है उसको एक 50% में रख लिया, और दूसरा जो है टूल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसको सेकंड 50% में रख लिया। इसलिए 1, 2, 3, 4 चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 8 जो है वो करेंगे। और ये फर्स्ट 50% में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें इसकी वर्किंग जो है वो हमें हर एक को आती ही है, ठीक है। अब ये कुछ MCQs थोड़े से मज़ीद। होम कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू, ठीक है, तो ये गेम प्ले करने के लिए, म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। कंप्यूटर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ, कंप्यूटर किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। कंप्यूटर्स गिव बेनिफिट, ये लास्ट टॉपिक चल रहे हैं चैप्टर 4 के। कंप्यूटर्स गिव बेनिफिट्स ऑफ स्पीड, रिलायबिलिटी, स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज ही है। द रीज़न फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स वो क्या है जी? दे वर्क मच फास्टर, दे नेवर गेट टायर्ड, थकने वाली बात नहीं है, डेंजरस काम इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज ही है। मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर इन विच एरिया? रोबोटिक्स जो है किस एरिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं? रोबोट्स कौन से एनवायरनमेंट में? तो वही ये ऑप्शन जो है ये देख लें कि ये MCQ जो है ये बार बार आ रहा है। कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग, फार्मिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग, बी ऑप्शन। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन? ये कौन सा जो 4 ऑप्शंस के अंदर जो है वो कंप्यूटर को जब एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी ये टर्म बन रही, कौन से एनवायरनमेंट में कंप्यूटर को एजुकेशन फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है? कैम, इसकी एब्रीवेशन हमें पता होनी चाहिए। कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटराइज्ड एक्सेल टोपोग्राफी। तो ये सी ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब ये हमारे पास ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट हो गया है। और ये चैप्टर नंबर 8 जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारे सिलेबस के हवाले से स्टूडेंट ज़रा इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो करें। ये जो टेक्स्ट बुक के हवाले से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये इसका वर्जन जो है ऑफिस 2000, वर्ड 2000 हमारे सिलेबस में शामिल है। ऑफिस 2000, ऑफिस 2003, वर्ड 2000, वर्ड 2003 ये हमारे सिलेबस में शामिल है। अब स्टूडेंट जो है ये ज़ाहिर है बोर्ड की तरफ से
यही हमारा टूल जो है, यही वर्जन जो है हमारे सिलेबस में अप्लाई किया गया। अब टेक्स्ट बुक के अंदर और नोट्स में भी जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जो आपको इमेजेस डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000, ऑफिस 2000, वर्ड 2003, ऑफिस 2003, क्योंकि ये दोनों एक जैसे एनवायरनमेंट्स ही हैं, उससे रिलेटेड जो है एसोसिएटेड आपको डायग्राम्स इमेजेस नज़र आ रहे हैं। अब आप जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो क्योंकि वो जो लैब्स हैं, कई दफ़ा वो एडवांस डिग्रीज़ के लिए, एडवांस कोर्सेज़ के लिए भी वो लैब्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल देंगे, तो आप उधर जो है ये वर्ड 2003 या वर्ड 2010 जो है ये इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट जो है ये दोनों एनवायरनमेंट जो हैं ऐसे बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं, डिसिमिलर नहीं है कि अगर हमें वर्ड 2003 अगर हमें वर्किंग करनी आती है तो वर्ड 2010 जो है या उससे आगे जो वर्जन है उसमें हम उसको यूज़ ना कर सकें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फेमिलियरिटी मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम वर्ड 2010 में 15 में काम कर रहे हैं तो 2003 आ जाए तो उसमें वर्किंग नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। और वैसे तो पुराने वर्जन से जब नए वर्जन की तरफ जाते हैं तो हमें पहले से ज़्यादा ही आसानी मिलती है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखें कि यहाँ पे आपको सिलेबस के वाले से जो इमेजेस नज़र आएंगे वो वर्ड 2003 और वर्ड 2000, ऑफिस 2003, ऑफिस 2000 से रिलेटेड आपको इमेजेस नज़र आएंगे। तो अब मैं जब वर्किंग में करवाऊँगा तो मैं दोनों एनवायरनमेंट की बात थोड़ी थोड़ी कर दूँगा। सिलेबस के हवाले से ये 2003 सिलेबस में शामिल है, ठीक है। लेकिन अभी ये कुछ स्टार्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, उसके बाद जो है ये वर्किंग इसमें हम स्टार्ट कर देंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चैप्टर 8 जो है इसकी वर्किंग, जिसके पास भी कंप्यूटर है तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग करनी आती है। और नॉर्मली जब आप ईमेल जो है किसी को सेंड रिसीव कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं तो वो भी हमारे पास वो वर्ड प्रोसेसर एनवायरनमेंट ही बन चुका हुआ है कि उसके अंदर जो वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक फ़ीचर्स जो हैं वो जब आप ईमेल टाइप कर रहे होते हैं वो फ़ीचर्स आपको उधर भी मिल रहे होते हैं, तो उधर से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये अब कुछ टॉपिक्स हैं थोड़ा सा, जब भी आपको पता है स्टूडेंट ये इंग्लिश के हवाले से जब कोई वर्ड के आखिर में ING आ जाता है तो ING का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस, एक अमल। अब वर्ड प्रोसेसिंग एक अमल जिस पे वर्ड पे हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। अब वर्ड का मतलब लफ्ज़ है, ठीक है। अब लफ्ज़ों पे प्रोसेसिंग का मतलब हम ये डेफिनेटली नहीं कर रहे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे कि एक लफ्ज़ में दूसरे लफ्ज़ को हम ऐड कर देंगे। मतलब ये है कि वर्ड्स लिखना, लाइंस लिखना, पैराग्राफ लिखना और उसके हवाले से जो कमांड जो हैं ज़्यादातर जो इसकी फॉर्मेटिंग सेटिंग से रिलेटेड है वो उस पर परफॉर्म करना। ये नहीं होता कि वो लफ्ज़ को एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ में हम ऐड कर देंगे। तो अब ये वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोसेस, एक अमल, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। और नॉर्मली जो है ये जो डॉक्यूमेंट जो है इसमें टेक्स्ट बेस्ड डाटा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब जो है, अब जिस तरह हम टाइप ऑफ डाटा हमें पता चल गया हुआ है और आपकी तरफ से क्वेश्चन भी था, उसको सॉल्व किया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, वो टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज फॉर्म है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो ज़्यादातर उसका ताल्लुक जो है वो हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, ग्रामर, उसी की बात की जाती है। इमेज जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। जिस तरह मैप है, नक्शा है, एड्रेस बताते हैं और नक्शा आप करते हैं, तो ये हमारा ये सेकंड हेल्पिंग एड हो जाता है, मेथड हो जाता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, दिखाने का। लेकिन मेनली जो है इसमें टाइपिंग जो है यानी वर्ड जो है वही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले एड्रेस जो है वो जो लिखने की बात है वही होती है। तो यहाँ पे भी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। इट कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करना, एडिटिंग, एडिट चेंज करना, एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। और उसके बाद जो है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग स्टूडेंट आपको पता है, आगे भी हम देखेंगे। फॉर्मेट का मतलब होता है उसके अपीयरेंस, लफ्ज़ तो वही रहता है लेकिन उसका स्टाइल और अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिर टेक्स्ट को अब लिखना, उसको चेंज करना और उसकी फिर अपीयरेंस को चेंज करना, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, एंड एडिंग ग्राफिकल इमेजेस, ठीक है।
और इमेजेस जो है उसको भी ऐड करना। ये इमेजेस की एडिटिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसकी फंक्शनैलिटी नहीं है। इमेज को आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इमेज की एडिटिंग जो है वो नहीं, वो तो हमारे पास जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैं उसके ज़रिए किए जाते हैं। तो ये हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग। अब प्रायर टू द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, जब पर्सनल कंप्यूटर जो है अभी हम यूज़ नहीं करते थे, ये पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं आए, फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स टाइपराइटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। वॉज द मोस्ट कॉमन टूल फॉर प्रिंटिंग सिंपल डॉक्यूमेंट्स। टाइपराइटर इस्तेमाल किया जाता था, और टाइपराइटर की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट की ही बात की जा रही है। उसके ज़रिए पॉसिबल नहीं है कि आप किसी और तरह का डाटा, इमेज फॉर्म का डाटा जो है वो आप उसमें लिख सकें, वो प्रोवाइड कर सकें, ऐसा नहीं था। इट कुड प्रिंट टेक्स्ट ओनली फॉर डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इमेजेस। स्पेशल पब्लिशिंग टेक्निक्स वो इस्तेमाल की जाती थी, जिसके ज़रिए पहले उसने टाइपिंग की, फिर डिफरेंट जो है वो टाइपिंग को किस तरीके से अटैच किया गया, और पब्लिशिंग टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए अगर इमेजेस जो हैं वो आपने प्रोवाइड करने, अटैच करने, तो फिर यूज़ किया जाता था ये सर्विसेज। और फिर उसमें एक्सपर्ट्स और पब्लिशिंग कंपनीज़ उसको वो रिक्वायर होती थी टू पब्लिश एंड प्रिंट सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये वर्किंग जो है ये टेक्निकल होती थी। एक्सपर्ट जो हैं, टेक्निकल जो नॉलेज जिसके पास है वो ही करते थे। कॉमन लेमैन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड ही वर्किंग कर सकता था। कंप्यूटर्स कम्प्लीटली चेंज द वे डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एंड प्रिंटेड। और जब कंप्यूटर्स आए तो हमारे पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स में वर्किंग, उसको चेंज करना, प्रिंट करना, ये एंटायरली ही चेंज हो गया। Word processing programs facilitated this process. They provide facilities to create। इसके ज़रिए जो वर्ड प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, चेंज करना हो चेंज, क्योंकि एडिटिंग जो है आपको पता है कि टाइपराइटर में भी एडिटिंग नॉर्मल हमारे एडिटिंग आप नहीं कर सकते। अगर कोई वर्ड में कोई चेंज आपने करना तो एंटायर जो है वो डॉक्यूमेंट आपको दोबारा रीटाइप करना पड़ता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो है आप क्रिएट करें, उसको चेंज करना है, चेंज कर लें, फॉर्मेट करना है, उसके अपीयरेंस चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, डिफरेंट लेआउट्स अप्लाई करने तो आप कर सकते हैं। यूजिंग दीज प्रोग्राम्स इमेजेस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट्स। और इसके ज़रिए जो इमेज जो हैं उसको भी डॉक्यूमेंट के साथ शामिल किया जा सकता है, इमेज को भी इंफॉर्मेशन का पार्ट बनाया जा सकता है। नाउ कंप्यूटर यूज़र कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट्स। देयर इज़ नो नीड टू गेट सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली एक्सट्रीम लेवल की बात करेंगे, ऐसा नहीं होता कि एक्सपर्ट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म हो जाती, क्योंकि जो पहले एडवांस जो फीचर्स होते हैं वो उसके बाद आने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स, उसके अंदर सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन एडवांस की जो फिर रेशो जो है, एडवांस में हमें कोई और चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये इस तरीके से ये तो चलता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। वर्किंग जो है हर एनवायरनमेंट में की जाती है। नॉर्मल लेवल पे वर्किंग इंक्रीज़ होती रहती है, एवरेज लेवल पर, एक्सपर्ट लेवल पे भी इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गेट। लेकिन नॉर्मली जो हम अभी जिस एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब फैसिलिटीज़ और बढ़ गई तो फिर उसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड एज मोर देन 90% ऑफ द कंप्यूटर्स हैव ए वर्ड प्रोसेसर इंस्टॉल्ड ऑन देम। कोई भी कंप्यूटर नॉर्मली ऐसा नहीं है, 90% जो है जो कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल ही होता है। ठीक है, फिर हमारे पास वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है? वो हमारे पास सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो वर्ड प्रोसेसर बोर्ड के हवाले से जो सिलेबस शामिल है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारा सिलेबस है। और उसमें भी आपको बताया, सुनिए बार बार कह रहा हूँ कि आपको बुक में नोट्स के अंदर जो इमेजेस नज़र आ रही हैं वो वर्ड 2000, वर्ड 2003 से रिलेटेड है, क्योंकि बोर्ड के हवाले से यही हमारा सिलेबस है। लेकिन मैंने आपको जो बताया है कि इसकी वर्किंग ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, वर्ड 2000 हो जाए, 2003 हो जाए, 2015 हो जाए, तो इसकी वर्किंग, क्योंकि कंपनी भी सेम है ना, कंपनी सेम है, माइक्रोसॉफ्ट ही कंपनी है, तो उसके अंदर ये तो नहीं होगा ना कि उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो एंटायरली चेंज कर लिया जाए। उसकी जो ताल्लुक जो है वो पुराने स्टाइल्स के साथ तो होता ही है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ही है जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या उसका स्टाइल
जो है उसकी अपीयरेंस चेंज करना हो तो हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फीचर्स टू ऐड इमेजेस, साउंड्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये फीचर हमें ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि इसके ज़रिए हम इमेजेस, साउंड, चार्ट, ग्राफ जो है और कोई और ग्राफिकल पिक्चर जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ जो है हम ऐड कर सकते हैं। एडिटिंग नहीं है, ठीक है, ऐड कर सकते हैं। इन एडवांस वर्ड प्रोसेसर वीडियो क्लिप्स कैन ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन दी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसमें एनिमेशन वीडियो क्लिप्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिशिंग ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। जिस आप वेब पेज की बात करते हैं तो वेब पेज जो है ऐसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो आप इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर सके, तो वो भी फीचर अब वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर स्टूडेंट ये होता है, एडिटर का मतलब क्या है, कोई एक पर्सन कर लें, ये एक एनवायरनमेंट जो चेंजेस कर सकता है। अब टेक्स्ट एडिटर का मतलब है कि टेक्स्ट जो नॉर्मली हम वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसको लिखना या उसको चेंज करना, तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम टेक्स्ट को, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ को लिख भी सकते हैं। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर हैं तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उस एनवायरनमेंट को, उस सॉफ्टवेयर को टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर्स प्रोवाइड डिफरेंट फीचर्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। मुख्तलिफ वर्ड प्रोसेसर हैं लेकिन मेन फंक्शनैलिटी जो है, मेन फीचर्स हर वर्ड प्रोसेसर के सेम ही होंगे, ठीक है। अब वो यूज़र्स को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को ट्रैक करने के लिए कोई फीचर्स जो हैं वो हो सकता है एक दो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो ज़ाहिर है मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन जो बेसिक फीचर्स जो हैं वो सारे वर्ड प्रोसेसर के एक जैसे ही हैं। डिफरेंट फीचर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के वर्ड प्रोसेसर, जैसे क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। हाउएवर ऑल वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड सर्टन बेसिक फीचर। बेसिक फीचर तो ज़ाहिर ऐसे होंगे क्योंकि अब तो ये जो वर्ड प्रोसेसर ये एडवांस की तरफ चले गए हुए हैं, एडवांस फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड प्रोसेसर जो सिर्फ बुनियादी फीचर, बेसिक फीचर ही प्रोवाइड करे, अब कोई भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर बेसिक फीचर तो होंगे ही। दीज फीचर्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये जो फीचर्स हैं ये सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जिस तरह आप ईमेल की सपोज बात कर लें, लेकिन अब ईमेल जो है उसमें जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसके फीचर जो हैं वो बेसिक फीचर से भी आगे ही जाते जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ बेसिक बुनियादी फीचर्स हों, ओपन सेव वगैरह ये करना हो, इस तरह के बेसिक फीचर प्रिंट करने हो, तो ऐसा वर्ड प्रोसेसर जो सिर्फ बेसिक फीचर ही प्रोवाइड करे उसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। यानी टेक्स्ट एडिटर ऐसा वर्ड प्रोसेसर है जो आपको सिर्फ बेसिक बुनियादी फीचर्स ही प्रोवाइड कर रहा है। ए टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर दैट इज़ यूज टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। आप सिंपल टाइपिंग कर लें, एडिटिंग कर लें। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से डिफरेंट जो आप लेआउट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ बेसिक जो है बुनियादी फीचर्स ही अवेलेबल होंगे, वही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो है टाइपिंग और एडिटिंग के साथ ही है। तो अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड 2 टेक्स्ट एडिटर्स। ये जो वर्ड पैड और नोट पैड जो है ये हमारे पास ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स हैं कि ये बेसिक फ़ीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एडवांस फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इसके ज़रिए जो है आपको इमेज, साउंड, ऑडियो, वीडियो आप अटैच कर सकते हैं, तो इन बेसिक फ़ीचर के ज़रिए नहीं किया जा सकता। तो सिंपल जो है आप टेक्स्ट लिखें और इसे एडिटिंग करें, कट कॉपी करेंगे, प्रिंट करना है तो ये आप करें, तो ये जो है ये ऐसा जो सिंपल वर्ड प्रोसेसर जो है उसको टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अब बेसिक फ़ीचर्स जो टेक्स्ट एडिटर के वो क्या हैं। बेसिक फ़ीचर्स हैं, ये कुछ बेसिक फ़ीचर्स हैं। इंसर्ट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट जो है वो आप लिखें, शामिल करें। अगर आपने कोई किसी टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके अंदर मज़ीद को टेक्स्ट शामिल करना चाह रहे हैं, टाइपराइटर में तो ऐसा नहीं है ना, उसमें तो एंटायर आपको पेज दोबारा ही लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर कोई टेक्स्ट लिख दिया, उसमें कोई टेक्स्ट मज़ीद आपने शामिल करना है, ऑलरेडी एडेड टेक्स्ट के अंदर आपने कोई टेक्स्ट मज़ीद कोई मिस हो गया, कोई टेक्स्ट के दरमियान को टेक्स्ट वर्ड से पहले कुछ टेक्स्ट लिखना था,
तो वो आप कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट टेक्स्ट कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट लिख दिया उसमें कहीं पे भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। फिर डिलीट टेक्स्ट को अगर आपने डिलीट करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी अवेलेबल है डॉक्यूमेंट में, कहीं पर भी टेक्स्ट लिख दिया है उसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आप वही देखें। इसको टाइपराइटर के हवाले से आप कंपेयर करते जाएं। तो टाइपराइटर में ये भी मुमकिन नहीं है कि टेक्स्ट जो आपने लिख दिया है तो आप उसको डिलीट कर दें। अगर आपने कोई टेक्स्ट डिलीट करना है तो फिर क्या करेंगे, टाइपराइटर में वो एंटायर आपको डॉक्यूमेंट दोबारा लिखना पड़ेगा और उसमें वो जो टेक्स्ट जो आपने डिलीट करना था उसको स्किप करें, वो ना लिखें, तो फिर दोबारा आपको एंटायर डॉक्यूमेंट ही लिखना पड़ गया। वो टेक्स्ट जो है जो आपको नहीं ज़रूरत उसको आप ना लिखें, दोबारा लिखना पड़ेगा। डिलीट टेक्स्ट इट अलाउज यू टू ईजिली डिलीट करेक्टर्स, वर्ड्स, लाइन्स और पेजेस। ठीक है, इसकी मदद से आप इजीली जो है एक लफ्ज़ को, एक करेक्टर को, वर्ड को, लाइन को, पैराग्राफ को, पेजेस को आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इसके कुछ बेसिक फ़ीचर्स हैं टेक्स्ट एडिटर के, और इसके फ़ीचर जो हैं कुछ थोड़े से बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको फिर कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये देखें, ये सिंपल एक दो ये थियरी के क्वेश्चंस होंगे और फिर साथ ही जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। सिलेबस जो है वो बस हमारा अब ये इतना ज़्यादा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल जो है जब हम चैप्टर 9 जो सेकंड 50% में करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है इस एनवायरनमेंट की कुछ कमांड्स आपको ना पता हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अब कोई भी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह है कि जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको वर्किंग ना करनी आती हो, क्योंकि ईमेल जो है वो जब टाइप करें वो भी तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसर ही है, उसके फीचर्स भी तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से अब आप जो है अपनी बस पढ़ाई पे तवज्जो करें और फर्स्ट 50% जो सिलेबस हमारा कंप्लीट होता जा रहा है तो उसके हवाले से अब जो डेफिनेटली आपको फर्स्ट 50% का टेस्ट भी तो, पेपर भी तो देना है, तो उसकी तरफ आप तवज्जो करें। आपकी तरफ से क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं आ रहे, तो क्वेश्चन ऐसे हैं भी नहीं क्योंकि थ्योरेटिकल हैं। अब थ्योरी होती है वो एज इट इज़ ही हमें उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक अब आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।